जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, इसी उम्मीद में कि आप सब कुछ एकदम से शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे, अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे। और आज आप सब लोग एक आपका नई क्लास, आज की हमारी पॉलिटी की 5वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज की क्लास में साथी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने पिछली क्लास में कल आपका जो 1600 का चार्टर था और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये मेजर एक्ट हमने कल की क्लास में पढ़े थे। उम्मीद करूंगा उसका रिवीजन आपने किया होगा। ठीक है। कभी भी आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को दोहराते चलें। आज की क्लास में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, चार्टर एक्ट 1813 को, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 को समझेंगे, बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ में। ठीक है। जल्दबाजी कोई करनी नहीं है, भागना कहीं हमको है नहीं। विशेष बात यह है कि आप सब जानते हैं कि पिछली रात एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है और लगभग सभी एग्जाम्स का आप सब लोगों को अब एक आइडिया मिल गया है कि 2025 में आपके जो एग्जाम्स हैं, जो भी एसएससी के अलावा भी अन्य आप लोगों के कुछ टारगेट्स होंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे यूपीएसआई देने वाले हों, आप में से कुछ साथी जो है एसएससी के अलावा अगर बात करें बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हों, या अन्य किसी भी कमीशन का पेपर आप देने वाले हैं। तो आप सब लोगों को एक टारगेट होता है कि बस एक टारगेट से हम चलेंगे और चीज़ों को अचीव करेंगे। तो अभी आप सब लोगों के पास वो टारगेट मिल चुका है। आप उस कैलेंडर को देख लीजिए, यानी मिड ऑफ 25 से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आज के बाद से आपके पास में अगर हम बात करें लगभग 6 से 7 महीने अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो उम्मीद करेंगे आप उनमें से एक अपनी सीट को सिक्योर करेंगे, उतनी मेहनत आप सब लोग करेंगे। यही सिर्फ आशा है आप लोगों से। बाकी आप जानते होंगे कि आप कैसे स्टूडेंट आप करेंगे या नहीं कर पाएंगे, भरोसा आपको खुद के ऊपर करना होगा। शुरू करें भैया। आज के इन टॉपिक्स के आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन भी होंगे, मेरे पास में क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे आपका लगभग 15 to 16 क्वेश्चन हैं, जिनको हम लोगों को आज बहुत अच्छे से पहले चीज़ों को जब समझेंगे तभी आंसर कर पाओगे। ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीडीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, डीएसएसबी के क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन हैं, और आप देखोगे क्वेश्चंस का लेवल क्या क्या रह सकता है। शुरू करते हैं। थम्स अप कर दीजिए जी भैया, वी आर रेडी। तो शुरू करेंगे आज कहाँ से अपनी कहानी, पिट्स इंडिया एक्ट से। नोट करिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से देखो, पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लो, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को मैंने एक नाम और दिया था। वो नाम हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि उसको कहा जाता था नाथ एक्ट। नाथ एक्ट क्यों कहते थे उसको? क्योंकि जब वो एक्ट बना तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटिश पीएम थे आपका नाथ। सीधी सी बात है। तो ब्रिटिश पीएम जब नाथ थे, तो यहां पर ये जो एक्ट बना, ये जो एक्ट बना, इसको नोट करेंगे। एक ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट। क्या बोलेंगे? यह एक्ट ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम विलियम पिट, नाम तो उनका पूरा था विलियम पिट द यंगर, लेकिन सिर्फ विलियम पिट भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विलियम पिट द्वारा तैयार किया गया। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द यंगर। अब याद रख लेना, छोटा सा एक पॉइंट और बनाओ। यह फॉक्स बिल में, फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया, संशोधन करके तैयार किया गया। अब दरअसल में आप सब लोगों को समझना होगा कि फॉक्स बिल क्या है। तो फॉक्स बिल याद रख लेना। फॉक्स बिल क्या था कि जो नाथ थे ब्रिटिश पीएम, इससे पहले आपका ब्रिटेन के पीएम थे, तो नाथ की एक सहयोगी पार्टी के साथ में, मतलब कि जैसे गठजोड़ करके एक मिलीजुली सरकार बनी थी, और जो विपक्षी दल के नेता थे उनका नाम था फॉक्स। तो उन दोनों ने मिलकर एक बिल बनाया था। किस किस ने? नाथ और फॉक्स
इन दोनों की क्या थी आपका, नॉर्थ भी बोलते हैं इनको, नॉर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। फॉक्स की इन दोनों की क्या मिली थी, एक मिली जुली सरकार थी, कोalition की गवर्नमेंट थी। ये मिली जुली सरकार गिर गई थी, और ये ब्रिटेन में अगर मैं बात करूं पहली और आखिरी बार हुआ था, उसके बाद से कोई सरकार नहीं गिरी। तो ये आखिरी बार थी नॉर्थ और फॉक्स की जो गवर्नमेंट आपका गिर गई, यहाँ पे मिली जुली सरकार थी जो कि आपका क्या बात करेंगे, फंक्शनिंग नहीं कर पाई, ठीक है, और ये सरकार गिर गई। तो ये फॉक्स बिल किसने तैयार किया था, इन दोनों ने। इसी फॉक्स बिल में कुछ अमेंडमेंट करके, क्या बोला मैंने, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सम अमेंडमेंट्स इन फॉक्स बिल। किसने तैयार कर दिया और क्या इसका आधार रहा, फॉक्स बिल रहा। इससे आगे की बात समझेंगे। मुझे एक बात बताओ, पहले मेरा आंसर है, भारत में काम कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यस और नो, जी भैया। कंपनी किस काम के लिए आई थी, भैया व्यापार के लिए आई थी। ये स्केच बनाना मत अभी, है ना, सिर्फ समझना, मुझे आंसर करना, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे। कंपनी भारत में साथी बिजनेस करने आई। क्या स्लोगन बताया था मैंने कल, कंपनी का शुरुआती नारा क्या था, उसने बोला था भूभाग नहीं व्यापार, नॉट ए लैंड ओनली बिजनेस। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा गवर्नर जनरल बना, बना गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को पावर्स दी गई, जी भैया। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, उसको पावर्स दी गई। तो कहने का मतलब है कि भारत की राजनीति में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, उसकी भागीदारी बढ़ने लगी। यानी कंपनी जो है ना, अब व्यापार के अलावा क्या करने लग गई, राजनीति भी करने लग गई, यहाँ की राजनीति में भी पार्टिसिपेट करने लगी, यानी कि यहाँ की पॉलिटिक्स में भी। तो कंपनी सिर्फ व्यापार के अलावा दूसरा क्या इंटरेस्ट दिखाने लगी, पॉलिटिक्स में भी, यहाँ की राजनीति में भी सक्रिय हुई, यस और नो। इतनी छोटी सी समझ तो होगी ना, जी भैया व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे 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 भारत की राजनीति में वो क्या हो गए, शीर्ष पे पहुंच गए। और कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, उनका नंबर बताएं फटाफट से, आज जरूरत होगी हमको इसकी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे आपका 24। शुरू करें, इतना छोटा सा बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर है तो इससे आगे चलते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। नोट बनाना, एक अच्छा सा नोट बनाना। कंपनी के, कैसे लिखना, 1784 के एक्ट से कंपनी के, कंपनी से मतलब हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए। क्या अलग हो गया दोनों, मैंने बोला दो काम वो करती थी, व्यापार और राजनीति, तो इनमें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कहीं इन दोनों में आपस में किसी चीज को लेकर के मतभेद ना हो, इसीलिए उनके कार्यों को आइडेंटिफाई किया और उनको अलग अलग कर दिया। अब उन्होंने बोला कि जो व्यापारिक कार्य होंगे, यानी कि जो आपका बिजनेस फंक्शंस होंगे, पहले लिख लीजिए, द बिजनेस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर सेपरेटेड, ओके। तो दोनों जब अलग अलग हो गए, तो यहां पे हमको ध्यान देना है इस बात का कि जो व्यापारिक यानी व्यापार संबंधी, ट्रेड से संबंधित जो मामले थे, उनको देखेगा बीओडी। कौन देखेगा, बीओडी, अर्थात इसको बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें आपका 24 मेंबर्स थे। आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया कि भाई तुमको देखने हैं व्यापारिक काम, अभी हम समझेंगे इनको धीरे धीरे, ठीक है। और साथ में आपका जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए किसको रखा गया, राजनीतिक कार्यों के लिए बीओसी। इन कार्यों को देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कितने मेंबर थे, इसमें भैया 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। तो भैया राजनीति में कौन से मामले, व्यापार तो हमको समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करने आती थी, टेक्सटाइल का व्यापार करने आती थी, उनको
तो आइडेंटिफाई कर लिया। फिर राजनीतिक कार्यों में कौन से कार्य रखे गए, तो आपको यहाँ छोटा सा एक संबंध रखना है, नागरिक संबंधी मामले, यहाँ के जितने भी यहाँ के सिविल मैटर्स थे, नागरिक संबंधी मामले, यानी व्यापार के अतिरिक्त जो मामले थे वो सब किसको दिए गए, वो आपका बीओसी को दे दिए गए, नागरिक संबंधी मामले। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, जो जितने भी सिविल मैटर्स थे, सिविल मैटर्स किसको दे दिए गए, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को दे दिए गए। लेकिन एक बात कहीगी कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होगा, बीओसी होगा, ठीक है, बीओसी जो होगा ये आपका, बीओसी का अध्यक्ष, इसका जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन होगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति होगा। कौन होगा, मतलब जो ब्रिटेन में सरकार होगी ना, वहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका कोई मेंबर होना चाहिए। तो यहां से थोड़ी सी नजर रखना और एक बात समझना, ब्रिटेन क्या कर रहा है भाई, ब्रिटेन रूल कर रहा था, वहां पे आपका रानी है, राजा है, वहां पे ब्रिटिश पीएम भी है। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनको पता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं भारत में वो बढ़ते जा रहे हैं, वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनका व्यापार बढ़ रहा है, तो अब उनकी शक्तियों पर नजर रखनी होगी कि वो जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फायदा किसको पहुंचाना था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाना था, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये लोग यहाँ पर बहुत पावरफुल हो जाएं, और बहुत पावरफुल अगर ये हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को ये बोल दे कि भाई आपका ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बहुत पावरफुल हो जाती, तो ऐसा भी तो हो सकता था वो ब्रिटिश क्राउन से ये कह देती कि भाई हम तुमको पैसा वैसा नहीं देंगे, हम इतने पावरफुल है, अब तो हम इंडिया में ही बसेंगे और यहीं बिजनेस करेंगे, अब तुमको हम एक ही करनी नहीं देंगे। यस और नो, पॉसिबल था अगर बहुत पावरफुल हो जाते, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिटेन पहले बहुत मजबूत नहीं था। ब्रिटेन तो इन पूर्वी देशों के साथ में भारत और भारत के पड़ोसी देश चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब से सामान ले जा करके उनको अपने बाजारों में, अपने नजदीकी देशों में बेच बेच करके अमीर हुआ। तो इस बात के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होगा, यानी कि एक नियंत्रण बोर्ड होगा। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, यानी कि यहां पर उसने बोल दिया कि एक नियंत्रण बोर्ड होगा, इसको बोलते थे नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल के लिए। और देखना कितना जबरदस्त यहाँ पे एक डिसीजन लेंगे ये। और ये क्या था, ये निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल, हिंदी में बोले तो निदेशक मंडल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का यहाँ पे, और इन दोनों के शीर्ष पे कौन है मुझे बताएं, बीओडी और बीओसी के शीर्ष पे कौन है, यहाँ पे गवर्नर जनरल है। जी लिख दूं गवर्नर जनरल को, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, कल से बोल रहे हैं, अब तो हैबिट में आ जाना चाहिए। यहां पे इन्होंने एक बात बोल दी, यहां पे साथियों इन्होंने एक बात बोली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि गवर्नर जनरल जो है ना, छोटी सी बात लिखना तभी समझोगे, पहले लिख लो। मतलब उसने कहा था कि गवर्नर जनरल जो भी एक्टिविटीज इंडिया में करे ठीक है, लेकिन किसी भी राजा से अगर वो संधि करेगा किसी भी तरह की, या किसी भी राजा के खिलाफ वो संघर्ष करेगा, तो उसके लिए पहले उसको बीओसी की परमिशन लेनी होगी। यानी ऐसा ही नहीं है कि क्या जाके कोई भी राज्य क्षेत्र आपका कब्जा लिया या किसी राजा के साथ मिल गया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कल पावर बन जाओ, तुम इंडिया के जो राजा उन्हीं के साथ मिलके ये बोल दो कि ठीक है टाटा बाय बाय कर दो अब रानी को या राजा को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, छोटी सी बात नोट करेंगे एक, क्या बोलेंगे, बीओसी की अनुमति के बिना, विदाउट परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, अनुमति के बिना गवर्नर जनरल न तो किसी राजा से संधि करेगा, किसी राजा से संघर्ष, यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, न ही कोई आश्वासन उसको देगा, ना ही कोई आश्वासन मतलब कोई एश्योरेंस भी नहीं देगा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो पड़ोसी राजा से लड़ जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारे साथ है। इससे पहले ये होता था, लेकिन उन्होंने देखा कि गवर्नर जनरल की पावर्स कहीं ना बढ़ जाएं, ज्यादा राजाओं से संबंध ये यहाँ पे आपका सिद्ध ना कर ले,
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि भैया दो कंपनी के कार्य बांट दिए गए कि भैया व्यापारिक काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, जो जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे वो बीओडी करेगी जो जनता से संबंधित है, और इनके शीर्ष पर जो था आपका गवर्नर जनरल। और उन्होंने बोला कि भैया जो 6 मेंबर होंगे उनमें से एक अध्यक्ष सीधे सीधे किसका है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने यहां पर भी आपका क्या बोला, यहां पर भी एंटर किया कि भाई अपना एक आदमी यहां पे बिठा के रखेंगे, और साथ में क्या बोला कि भाई गवर्नर जनरल जो है ना अब किसी भी राजा के साथ में संघर्ष करेगा या उसको कोई भी आश्वासन यानी दुश्मनी करे या दोस्ती करे, उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की। और वो परमिशन कब देगा? आप समझ गए होगे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है तो वो किससे आपका एडवाइस करेगा? फिर तो वो ब्रिटिश पीएम से एडवाइस करेगा। ब्रिटिश पीएम किससे एडवाइस करेगा? उस टाइम पे आपका क्वीन और किंग से एडवाइस करेगा। तो कंट्रोल हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक बात है भैया, कंट्रोल हो गया। इससे आगे की बात चलते हैं। यानी आपको यहां पे मैंने समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से नियंत्रण कर रही है। ओके, तीसरा लिखेंगे, भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र, कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत कहलाएगा। आज से पहले इन्होंने नहीं बोला था, इससे एक्ट से पहले नहीं बोला था, ब्रिटिश इंडिया इसको ये कहने लगे। ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश, ठीक है। द एरिया ऑक्यूपाइड बाई, द एरिया, या पूछ लें टेरिटरी या टेरिटोरियल एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइड बाई, ऑक्यूपाइड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी विल कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। क्या हो जाएगा वो? ब्रिटिश इंडिया और ऑक्यूपाइड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश ऑक्यूपेशन उसको हम बोलेंगे। देखो ऐसा क्यों बोला उन लोगों ने? मैंने आपसे अभी कहा कि ब्रिटेन जो था धीरे धीरे आपका अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ा रहा था। जैसे ये ईयर कौन सा चल रहा है आपका? 1784। 1784 में मुझे बताओ कौन सा वॉर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जीता था? एक मेजर वॉर है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मैसूर में शक्ति थे आपका कौन? हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान, उनका जो राज्य था उसका नाम था मैसूर। और मैसूर को हथियाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने वॉर लड़े हैं? टोटल 4 वॉर लड़े हैं। पहला आंग्ल मैसूर वॉर है 1767 टू 69, जिसमें आपका मद्रास ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी शुरुआत में, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। कितने एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए थे बताएंगे? एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध, आप कहेंगे भैया 4 युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी दौर में सबसे बड़ी क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी मजबूत नहीं थी 1760 टू 69 में। यहाँ पे क्या हुआ था? इस वॉर में कौन जीते थे आपका? इसमें तो भैया आपका कौन? हैदर अली जीता था। और हैदर अली से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि अब दोबारा वॉर नहीं करेंगे कोई भी। तो इसके लिए एक संधि हुई थी यहाँ पे, मद्रास ट्रीटी, जिसको मद्रास संधि हम कहते हैं। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानते थे? अंग्रेजों ने फिर दूसरा वॉर लड़ा 1780 टू 84। तो ये 1780-84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मंगलौर ट्रीटी साइन हुई थी, मंगलौर संधि साइन हुई थी। यानी कि ये युद्ध भी क्या रहा था? लगभग 50-50 पर रहा था। कुछ एरिया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, दोनों ने बाद में समझौता किया। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया। तो इतनी बड़ी शक्ति था हैदर अली, जिसके पास अपने आपका आर्मरी थी, उसको भी इसने हरा दिया। बोलते ना डिंडीगुल में उसने एक आपका आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, एक मॉडर्न आर्मरी थी उसके पास। तो ये लग गया कि भाई अब जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऐसे राजाओं तक को जिनके पास अपनी आर्मरी है उन तक को ये हरा दे रहे हैं। तो हैदर अली तो मारा गया इसी युद्ध में। पोर्टा नोवा का एक वॉर हुआ था, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हो 1781 में पोर्टा नोवा का वॉर हुआ, उसमें आयरकूट ने किसको हरा दिया था? हैदर अली को। तो ये वो टाइम है जिसमें ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा था कि भाई ये राजा को भी हरा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई किसी भी राजा के खिलाफ तुम युद्ध करोगे या किसी भी राजा के साथ तुम कोई भी संधि करोगे तो वो किसको पता होना चाहिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को पता होना चाहिए। ठीक है,
तीसरा हुआ था यहाँ पे, फिर ये कमजोर हो गए। तीसरा कब हुआ था? 1790 से 92 यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन हुई थी, क्योंकि आपका हैदर अली तो युद्ध में मर गए, उनके बेटे टीपू सुल्तान आ गए थे बीच वॉर में 1782 में। इसमें क्या हुआ, इसमें टीपू सुल्तान के जो पुत्र थे, टीपू सुल्तान सॉरी हैदर अली के जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उनको अपना 50% राज्य देना पड़ा था। और टीपू सुल्तान की मौत कब हुई थी? चौथे युद्ध में 1799 में। ठीक है, या ये सिर्फ समझाने मात्र के लिए। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो भी एरिया आप जीतते जा रहे थे, वो जो भी क्षेत्र होगा उसको क्या बोला जाएगा? ब्रिटिश भारत बोला जाएगा। बात क्लियर है? ब्रिटिश भारत बोला जाएगा। कभी भी पूछा जाए, याद रख लेना, ये पहला डॉक्यूमेंट था ये कहने वाला। आज से पहले ये बात कभी नहीं की गई थी। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो इसके बारे में बात करता है। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा पहला कौन सा दस्तावेज है जिसमें भारत के क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा गया, तो आप बोलेंगे भैया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। ओके, अगली बात नोट करेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे अब से पहले? फटाफट से आंसर करो। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे, तो पहले कितने थे? तो आप कहेंगे भैया अब हमने कल पढ़ा था 4 सदस्य होते थे, जिसमें हमने बात की थी कि निर्णय कैसे लिया जाता था? बहुमत के आधार पर, मेजोरिटी पर, यानी 4 में से 3 का वोट पाना जरूरी था। अब इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे 3 सदस्य कर दिए गए। कितने? 3। पहले 4 थे, जिनको नहीं पता वो नोट कर लेना, पहले 4 होते थे। यानी कि इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल नाउ विल बी द 3 मेंबर्स। अगली बात करते हैं अन्य प्रांतीय गवर्नरों के लिए। अन्य प्रांतीय गवर्नरों के लिए कि परिषद में भी अब 3 सदस्य होंगे। अब अन्य प्रांतीय गवर्नर आप समझ रहे हैं? मुझे बताओ बंगाल के अधीन कौन कौन से थे? आंसर करो फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया पहले जो बंगाल के अधीन थे वो थे आपका कौन कौन से? बिहार बंगाल के अधीन था या नहीं था? बिहार वाला तो क्षेत्र अधीन ही था, लेकिन मैं प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूं। तो प्रेसिडेंसी कौन सी? मद्रास प्रेसिडेंसी इसके अधीन थी या नहीं थी? जी भैया। और कौन सी प्रेसिडेंसी थी आपका? बंबई प्रेसिडेंसी इसके अधीन थी या नहीं थी? जी भैया। तो वो जो प्रेसिडेंसी है उन्हीं को बोलते हैं हम प्रांतीय गवर्नर, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नर्स जो होंगे आपका, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे उनकी भी परिषद में अब कितने होंगे? उनकी काउंसिल में भी कितने होंगे? अब 3 ही मेंबर होंगे। ठीक है, मेजर पॉइंट लिखेंगे। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर, प्रांतीय सरकार कौन सी हुई बताएंगे? जैसे बंबई हो गया, कि विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फेलियर पर उन्हें सस्पेंड करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, किसमें? 1784 के एक्ट में। लिखेंगे कैन सस्पेंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द फेलियर। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करें। गवर्नर जनरल, देखो यहां पे एक बात समझना पहले, मैंने क्या बोला? कैन सस्पेंड ऑन द फेलियर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, यानी कि प्रांतीय सरकारों की विफलता पर यहां पर गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल के साथ में कितने सदस्य हैं? एक बात और समझने की बात में बताएंगे। अभी गवर्नर जनरल के साथ में कितने सदस्य हैं? तो आप बोलेंगे 3 सदस्य हैं उसके साथ में। उसकी काउंसिल में कितने मेंबर है? 3 है। यहां पे एक छोटी सी बात और की गई थी, ये लिखना, गवर्नर जनरल और 3 सदस्य। यहां पे एक छोटी सी बात और की गई थी, इन 3 सदस्यों में से कोई एक जो होगा, कोई एक, वो कमांडर इन चीफ होगा। क्या होगा? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ होने का क्या मतलब है? कि भाई ब्रिटिशियर्स की यहां पे सेना थी या नहीं? यस और नो? आप कहेंगे भैया इतने क्षेत्रों को जीत रहे हैं, आपने अभी बताया कि उन्होंने मैसूर पर वॉर किया, तो सीधी सी बात उनके पास एक सेना होगी। और जो सेना का प्रमुख है वो कौन होगा? सेना का जो प्रमुख होगा वो एक कमांडर इन चीफ ही तो होगा। कमांडर इन चीफ का मतलब ही क्या होता है? सेना प्रमुख। और सेना प्रमुख इन 3 सदस्यों में से कोई एक होगा, लेकिन वो कौन होगा? वो एक ब्रिटिशियर होगा। कौन होगा? वो एक
ब्रिटिशियर होगा। ओके, प्रांतीय सरकारों की विफलता पर। ये हमारा 1784 के एक्ट की मेजर बातें, एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे मेजर फंक्शन क्या है कि 1784 में कंपनी के कौन कौन से फंक्शन अलग कर दिए गए? व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पर किसका नियंत्रण हो गया? सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसके बाद में हमने बात की कि जो ऑक्यूपाइड एरिया होगा उसको ब्रिटिश भारत बोलेंगे। साथ में गवर्नर जनरल की परिषद में क्या हो गया? सदस्यों की संख्या घटा करके 4 से 3 कर दी गई। जो बाकी प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, अन्य छोटे छोटे प्रांत थे उस समय पर, क्योंकि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका शासन बढ़ रहा था, उसने बोला कि भाई अब क्या होंगे आपका, यहाँ पर भी 3 सदस्य होंगे। साथ में गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो प्रांतीय सरकार है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है, ताकि उनके अंदर एक भय रहे गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल पर कंट्रोल कर लिया था किसने पहले ही? तो आप कहेंगे भैया वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर लिया। और बाकी के जो प्रोविंशियल थे, जो प्रांतीय थे, उन पे कंट्रोल कर दिया गवर्नर जनरल का। यानी डायरेक्टली कंट्रोल किसका है? ओवरऑल कंट्रोल किसका है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ओके, तो यहां पे एक एक्ट आता है, उसको याद रख लेना, 1786 का। ये 1786 एक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक छोटी सी बात की गई थी, वो बात थी गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। अपनी परिषद का निर्णय, ये पावर दी गई यहां पर इसको। निर्णय क्या कर सकता था? निर्णय निरस्त कर सकता था। कैन कैंसिल्ड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल कंडीशंस। ओके, कैसी परिस्थितियों में? कुछ विशेष परिस्थितियों में जो उसकी अपनी काउंसिल है उसके डिसीजन को सस्पेंड कर सकता था। दूसरी बात क्या की गई यहां पर? कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल होगा। कौन होगा? अब गवर्नर जनरल होगा। ये बात कर दी गई। यानी कि सेना की जो शक्तियां वो किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को। और साथ में विशेष परिस्थितियों में, तो क्या आप कह रहे हैं, आप ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसी शक्तियां हमारे देश में राष्ट्रपति के पास में? यस और नो? कि विशेष परिस्थितियों में किसी डिसीजन को वो क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। कमांडर इन चीफ, हमारी सेना का जो प्रमुख होते हैं, इन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं वीटो पावर। तो कभी भी आपको पूछा जाए गवर्नर जनरल को वीटो पावर किस एक्ट से दी गई? वीटो पावर, निषेधाधिकार की शक्ति। वीटो पावर क्या मतलब है? कि वो किसी भी निर्णय को पलट सकता है, किसी भी डिसीजन को सस्पेंड करने की जो पावर है उसको बोलते हैं वीटो पावर। सबने पढ़ा है? नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप जान गए होंगे। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा वीटो पावर क्या है, तो आप छोटे से और आसान से शब्दों में कहोगे भैया किसी भी डिसीजन को रोक देना, किसी भी निर्णय पर रोक लगा देना, उसको पलट देना। सीधा शब्द याद रखो, किसी डिसीजन को रोक देना। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं, धीरे धीरे समझते चलेंगे, फिर लिखेंगे। 1793 का एक एक्ट भी आया बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है। 1793 का एक एक्ट आया, और 1793 के एक्ट में क्या किया गया? या ऐसे लिखो, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे क्या थे? या और भी आसान शब्द लिखवाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं, कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लाइसेंस 20 वर्ष के लिए, मतलब जो व्यापार का लाइसेंस था उनके पास में, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया, ठीक है। लाइसेंस एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स। बाय विच एक्ट? किस एक्ट से? 1793 के एक्ट से। और एक इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि बीओसी का में कितने सदस्य थे जरा बताएं फटाफट से, अगर आपने ध्यान दिया कक्षा में। बीओसी का वेतन
अब भारतीय राजस्व से जाएगा। द सैलरी ऑफ द या वेजेस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स भारतीय राजस्व से जाएगा। इस बात को समझे। आप सबको पता है कि भाई इनको तो कौन वेतन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी वेतन देती थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस करती थी पहले, उस बिजनेस में उसका जो मुनाफा होता था, उस मुनाफे में से उन अधिकारियों का या उन ऑफिसर्स की सैलरी जाती थी। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे से नहीं, जो भारतीय राजस्व है उसमें से इन लोगों का क्या जाएगा? सैलरी जाएगा। और साथ में यहां पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बात और बोल दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भैया तुम अपना जितना भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जितना भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, जितना भी तुम्हारा खर्चा है, अर्थात तुम्हारा जितना भी खर्च है, उस खर्च को काट करके कुछ भी करो, कैसे भी करो, और 5 लाख रुपए जो है ना वार्षिक रूप से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाने चाहिए। 5 लाख रुपए की डिमांड किसने की? आपका ब्रिटिश सरकार ने, कि भैया तुम जैसे भी अपने वहां पे व्यापार करो, जिस तरह से व्यापार कर रहे हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। तुम जो भी बिजनेस करते हो वो सब खर्चे कटेंगे, जो अनुपात, जो किसी किसी को कमीशन जाना है, कुछ भी जाना है, आप राजाओं को जो लालच देते हैं, गिफ्ट देते हैं, सब कुछ काट कूट करके, हमें उस बात से मतलब नहीं है। कितने रुपए आने चाहिए? 5 लाख रुपए आने चाहिए, ठीक है। तो 20 वर्ष के लिए आप जानती हैं कि जैसे कि भाई कंपनी व्यापार कर रही थी, तो कंपनी के व्यापार से किसको फायदा हो रहा था? कंपनी के व्यापार से किसको फायदा होता था? कंपनी के व्यापार से फायदा हो रहा था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये चाह रही थी ना, ये व्यापार करते रहे, धीरे धीरे ये व्यापार आगे बढ़ते रहे और हमको ये मुनाफा देते रहे। बस इन पर कुछ शर्तें धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह इन पर थोप देते थे। यहाँ पर क्या शर्त थोप दी गई कि भाई तुमको जो है ना अपना कितना, 5 लाख रुपए हमको देना होगा। किसमें बात की गई है? किसमें बात की गई है? 1793 के एक्ट में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का वेतन भी अब इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। किसे? इंडियन रेवेन्यू से। द वेजेस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स विल गो फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। अगली बात पर आते हैं। फिर आता है इंपोर्टेंट से। तो बीच के छोटे छोटे चार्टर थे, एक इंपोर्टेंट चार्टर आता है, चार्टर एक्ट। इसको इंपोर्टेंट मानना क्योंकि यहाँ एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। मेरा पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, इसको समझाने से पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखा देता हूं पहले, फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे। ये बताओ मुझे, यूरोप किधर है? पहले तो उधर नजर गड़ाओ अपनी, उस एरिया पर अपनी नजर गुड़ाओ जो आप समझते होंगे। पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? पूरी दुनिया में आप कहेंगे भैया 7 महाद्वीप है। ये कौन सा है? ये कौन सा महाद्वीप है? ये भैया नॉर्दर्न अमेरिका है। ये कौन सा है? ये साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है? ये एशिया है। कौन सा है ये? एशिया है। ये वाला एरिया कौन सा है? ये यूरोप है। क्या है ये? यूरोप है। ये वाला एरिया कौन सा है? ये अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप है। क्या बोलेंगे? अफ्रीका महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया। और ऊपर नीचे व्हाइट वाला जो एरिया होता है ये अंटार्कटिका है। कितने महाद्वीप है टोटल? 7 महाद्वीप है, ठीक है। सर चार्टर का क्या मतलब होता है? दोस्त कल की क्लास में कराया, सारी क्लासेस रेगुलर करनी है। चार्टर का मतलब होता है राजलेख। राजा ने जो लेख जारी किया है। अगर आपको कभी कोई प्रश्न का उत्तर समझ में ना आए तो आपके पास में इंटरनेट इसी बात के लिए है दोस्त कि उस पर रिसर्च आपको करनी है। कमेंट सेक्शन में एकदम शांत बने रहना, अच्छे बच्चे की तरह, ये मेरी आपसे हमेशा प्रार्थना है, ओके। तो आप कहेंगे भैया 7 महाद्वीप है, क्लियर है सातों। अब मुझे एक बात बताओ, यूरोप जो है, यूरोप से लोग भारत कैसे जाते थे? यहां से होके जाते थे, यस और नो? जी भैया। लेकिन दरअसल में क्या होता है, अब यूरोप जो है वो मजबूत होता जा रहा है या नहीं? जी भैया, यूरोप बहुत मजबूत होता जा रहा है। तो यूरोप के जो पड़ोसी देश हैं, जो इसके कंपटीटर्स हैं, उनको दिक्कत होती होगी या नहीं होती होगी कंपटीटर्स को? तो आप कहेंगे जी भैया कंपटीटर्स को बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई ब्रिटेन तो धीरे 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 ताकत बनता जा रहा है और हम इसका क्या काम करें। इसी समय पर एक व्यक्ति था, इसी समय पर एक व्यक्ति था, उसका राइज आपको पता होना चाहिए। कहीं किनारे पर छोटा सा लिखना, क्या बोलेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट। बताओ कहाँ का शासक था नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट भैया फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। और फ्रांस उस समय पे एक कंपटीटर था किसका? ब्रिटेन का। और नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो वो 1769 टू 1821। और इसी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? इसी ने बनाया था महाद्वीपीय व्यवस्था नामक एक नियम। कौन सा? महाद्वीपीय व्यवस्था।
कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसने दिया था? आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसने दिया था? कॉन्टिनेंटल सिस्टम ये दिया था आपका किसने? अब आप लोगों को पता होना चाहिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक, जैसे अगर हम बात करते हैं उसकी तुलना भारतीय राजाओं से भी की जाती है, भारत में किसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्यों हम नेपोलियन कहते हैं? क्योंकि समुद्रगुप्त ने कोई युद्ध नहीं हारा, उसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, मतलब कुल भारत में 21 राजाओं को हराया। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट से उसका कंपैरिजन इसलिए किया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट भी कोई वॉर नहीं हारा था, ठीक है। हालांकि वो लास्ट में वाटरलू के हार, जो वाटरलू का वॉर था 1815 में, उसमें उसको अंग्रेजी सरकार ने सेंट हेलेना द्वीप पर आपका बंद करके रखा था। वहां पे 6 साल वो बंद रहा और 1821 में उसकी मौत हुई। लेकिन अपनी मौत से पहले उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यानी जब वो रूल कर रहा था, उसने कहा कॉन्टिनेंटल सिस्टम का क्या मतलब है? उसने कहा कि भाई ये जो ब्रिटेन है ना, इसको कमजोर करने का एक ही तरीका, देखो ब्रिटेन को मैप पर देखो पहले तो, आप देखोगे जो पूरा यूरोप है ना, पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप इस तरह से है, ठीक है, पूरा यूरोप। लेकिन ब्रिटेन इस यूरोप से अलग है, तो यूरोप महाद्वीप में ही, लेकिन इस मुख्य भूमि से अलग है, ये ब्रिटेन है। यस और नो? मुख्य भूमि से अलग दिखता है, ये वाला एरिया आयरलैंड का है और ये वाला ब्रिटेन का हिस्सा है। तो इन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे आप देखोगे ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, ये यूके है, और ये क्या है? F4 फ्रांस है, इसके नीचे यहाँ पर स्पेन है। तो इसने बोला कि भाई हम सारे अलायंस, और इसके अलायंस में कौन कौन से देश थे? जो यहाँ के देश थे। इन्होंने बोला कि हम ब्रिटेन का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, ब्रिटेन का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। अब ब्रिटेन का कोई सामान नहीं खरीदेंगे तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अपना सामान कहाँ बेचें, या वो बिजनेस कहाँ पर करें? भाई उनकी तो, अब इन्होंने बोल रखा था ये अधिकार किसके पास थे व्यापार के? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। ईस्ट इंडिया कंपनी तो मजे में थी, यहाँ पे बिजनेस करती थी और बिजनेस करके अपना सामान यहाँ बेचती थी, ठीक है। यहाँ से सामान ले जाते थे, यहाँ बेचते थे। लेकिन जो बाकी के ट्रेडर्स थे, जो बाकी के बिजनेसमैन थे, उनके जो बिजनेस है वो साथी बताएंगे डिस्ट्रॉय होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? आप कहेंगे जी भैया, छोटी सी बात है कि उन सब के बिजनेस डिस्ट्रॉय होंगे। प्लीज दोस्त, क्लास के अलावा, क्लास के अलावा अन्य कमेंट ना करें सर प्लीज। बाइलिंगुअल क्लास, दोस्त क्लास में एक भी बाइलिंगुअल क्लास नहीं, फुल टाइम हिंदी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉपरेट करो, एक दूसरे बच्चे का सहयोग करो, है ना। ऐसा नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी तो होती है। आप कहेंगे हाँ भैया, तो अब इन लोगों ने क्या बोला कि भाई हमको तो बिजनेस के लिए स्कोप नहीं है, तो हम बिजनेस कैसे करें? तो इन्होंने बोल दिया कि भाई अब हम ब्रिटिश सरकार के पास चलते हैं, और इन्होंने जाकर के यहाँ जो महारानी है उस पर दबाव बनाया। उसने बोला कि भाई हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास तो अब जगह नहीं बची, वो चीजें तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी हैं। हुआ ये किसकी वजह से? नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से। तो उसने बोला कि भाई हाँ, अब तो ये लोग जो है, और हमारी इकोनॉमी भी अब कमजोर हो जाएगी अगर यहाँ के बिजनेसमैन कमजोर होंगे। तो उसने क्या बोला कि अब तुम सारे के सारे जाके बिजनेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, जरा बताएंगे? नेपोलियन की वजह से। सारे दोस्त बोले किसकी वजह से हुआ ये? समझ पाए ना इसमें नेपोलियन का क्या रोल है? तो चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या बोलेंगे? आपका पहला जो मुख्य बिंदु आता है वो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म हुआ। व्यापार पर एकाधिकार, जो उनकी मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, एकाधिकार खत्म किया गया। बच्चा एक दूसरे का कॉपरेट करना है ना, ऐसा नहीं कि जी पूरा हिंदी में पढ़ाओ, पूरा इंग्लिश में पढ़ाओ। ऐसा कभी कोई टीचर पढ़ा सकता है क्या? या तो क्लास सिर्फ हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, तो एक वर्ग तो वंचित रह जाएगा ना। तो क्या बोलेंगे मुझे बताओ, ये मोनोपोली किस एक्ट से दी गई थी? यहां पर तुम्हारे अच्छे स्टूडेंट होने का पता चलेगा। तो मोनोपोली को स्टॉप कर दिया गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस पर? बिजनेस पर जो मोनोपोली थी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ जगह, सब जगह मोनोपोली खत्म नहीं हुई, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। तो वो एक्सेप्शंस क्या हैं? मतलब कुछ जगह भैया इसके अधिकार बने रहे। हाँ, एक तो चाय पर, चाय पर जो इसका एक अधिकार था वो बना रहा, ठीक है। यानी कि जो टी बिजनेस था उसको इसको खत्म नहीं किया गया कि टी बिजनेस करेगी तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और उसके अलावा कोई कंपनी टी बिजनेस नहीं कर सकती। साथ में आपका विद चाइना जो इनका ट्रेड था, चीन के साथ में जो व्यापार था, ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ में जो व्यापार था उस पर भी इनकी मोनोपोली बनी रही।
और कुछ जगह आप देखोगे जो अफीम का व्यापार था उस पे भी कुछ आंशिक रूप से, मतलब कंप्लीटली नहीं लेकिन इनिशियल कुछ क्या बोलेंगे आपका आंशिक रूप से उसमें भी इसको क्या दिया गया, मोनोपोली। भाई इसको छोड़ करके बाकी कंपनी जा सकती है। मोनोपोली का मतलब क्या था, सिर्फ एक कंपनी, सिर्फ एक का अधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अधिकार छीन लिया गया। और भैया अब क्या हुआ, भारत में व्यापार के लिए जो आपका ब्रिटिश कंपनियां थी उनकी दौड़ लग गई। अब कंपनियां आएंगी और बाकी नहीं आएंगी, इंडिया में आएंगी, बिल्कुल ठीक सीधी सी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म किया गया, ठीक है। अब ये एकाधिकार किसके साथ में, किन देशों के लिए मिला था बताएं जरा, पश्चिमी देशों के लिए कि पूर्वी देशों के लिए? ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में। ये बात भी याद रख लेना, जो व्यापार का अधिकार मिला था वो किसके लिए मिला था, पूर्वी देशों के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज के लिए मिला था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। धर्म प्रचार की क्या दी गई, छूट दी गई, कि वो अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, फ्रीडम टू, फ्रीडम टू किस बात के लिए फ्रीडम दी गई है, धर्म प्रचार के लिए, टू प्रीच द रिलीजन, प्रीच द रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम टू प्रीच द रिलीजन किसको, ईसाई मिशनरी। कल मैंने क्या बताया था, ईसाइयों ने कैसे हमारी स्थितियां का, आप लोगों को पता है ना कि हमारे यहाँ पे आकर के, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे देश में बौद्ध ज्यादा है कि ईसाई ज्यादा है, या मैं आपसे पूछूं हमारे देश में बौद्ध ज्यादा है कि जैन ज्यादा है, मैं आपसे पूछूं हमारे देश में आपका ईसाई ज्यादा है कि सिख ज्यादा है, आप देखोगे भैया हमारे देश में बौद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है, लुम्बिनी में पैदा हुए, उनकी जो कर्म भूमि रही उनको भारत में रहे, तो उतने बौद्ध नहीं है हमारे यहाँ। महावीर स्वामी यहाँ एक्टिव रहे, उतने जैन नहीं है हमारे यहाँ। सिख संप्रदाय हमारे यहाँ पना पलपा, उतने सिख नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन उन सब से कहीं ज़्यादा ईसाई हमारे देश में है। अगर आप 2011 के सेंसस को देखोगे, 2011 के सेंसस को देखोगे तो उसमें हिंदू कितने हैं जरा बताएं फटाफट से। 2011 की जो जनगणना है उसमें हिंदू प्रतिशत कितना है, तो आप बोलोगे भैया उसमें जो हिंदू प्रतिशत है वो है आपका 79.8%, ठीक है। और जो मुस्लिम है हमारे देश में, मुस्लिम है वो है हमारे देश में 14.2%। और फिर आते हैं ईसाई, ईसाई कितना प्रतिशत है देश में, तो आप बोलोगे भैया ये आपका 2.3%। मतलब बौद्धों जैन और सिखों की मुकाबले ये ज़्यादा है। और उसका रीजन क्या है, ये 1813 का एक्ट है, इसमें ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई। छूट का मतलब समझ रहे हैं कि आप किसी भी स्तर में जाके भारत में धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, बाय हुक और क्रुक, किसी भी नीति से। और इन्होंने जो जाल यहाँ पे बुना, इन्होंने फिर टारगेट किया वंचित लोगों को, गरीब लोगों को। देखिए ये हिंदू है, ठीक है, यहाँ पे ये गरीब है, मुसलमान है, उसकी स्थितियों के हिसाब से उसको लालच दिया, और उसके हिसाब से जो उसको उन्होंने ग्रीडी दी। अब गरीब आदमी क्या सोचता है, क्या धर्म यार, खाने को किसी के पास ना हो तो वो आदमी धर्म थोड़ी ना देखेगा, वो पहले अपने बच्चे के लिए रोटी को देखेगा, ठीक है। तो उस तरह के बहुत सारे लोग उनके प्रलोभन में या लालच में आ गए। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे सीडीएस में बड़े कमाल का क्वेश्चन पूछा गया, आप सब लोग भी आंसर करना। क्या बोलेंगे, मैंने बोला धर्म प्रचार की छूट दी गई, और धर्म प्रचार की छूट 1813 में दी गई। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ सैनेरियो बैकग्राउंड लिख लो। भारत में पहली चर्च कब बनी थी बताइए फटाफट से, या पहले बताओ मुझे भारत में आने वाला पहला मिशनरी कौन है, आने वाला पहला मिशनरी कौन है, पहला क्रिश्चियन मिशनरी कौन है, इंडिया आने वाला फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी, वो कौन था। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, भारत में पहली चर्च कौन सी है,
कब स्थापित हुई थी पहली चर्च? तीसरा क्वेश्चन इसी एक्ट से संबंधित है, मतलब एक्ट से नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर रहे हूं। भारत में यूरोपीय शैली की पहली, यानी यूरोपियन स्टाइल की शैली की पहली पहली चर्च कौन सी है? ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देने हैं, तब और कुछ समझाऊंगा। तो भारत जो सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी आया उसका नाम है आपका क्या? थॉमस द अपोस्टल। थॉमस द अपोस्टल। कौन आया है? थॉमस द अपोस्टल। 3DS परीक्षा में पूछा गया। कब आया था भैया? 52 एडी में। अब इसका इस एक्ट से लेना देना नहीं है कोई। 52 एडी मतलब समझ रहे हैं? एडी का मतलब क्या होता है? आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। तो अभी चल रहा है 2024 एडी। क्या बोलते हैं इसको? अन्नो डोमिनी बोलते हैं। तो अभी जो वर्तमान का कैलेंडर, यानी जब सन 52 था आपका, सन 52 था, ईयर 52 में ये आया था थॉमस द अपोस्टल। कहाँ पे आया था भैया? केरल में आया था, केरल में। और यहीं पे तभी इसने एक चर्च बनाई थी, और वही भारत में पहली चर्च है जिसको हम बोलते हैं सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च कहा जाता है कि जो 12 अनुयायी थे आपका ईसा मसीह के, उनमें से एक है सेंट थॉमस चर्च, केरल। कब बनी थी? 52 एडी में। यूरोपियन स्टाइल में पहली जो बनी थी वो बनी थी 1508 में। वो भी आपका त्रिशूर में बनी, केरल में। त्रिशूर अर्थात केरल में। ठीक है। पहला चर्च आपका कब बना? 1508 में, त्रिशूल केरल में। इसको बोलते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च। सेंट फ्रांसिस चर्च। ये सेंट थॉमस है, ये सेंट फ्रांसिस है। अब इस सबको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं और कवर ही नहीं कर सकते। कई बार जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं दोस्त, तो बहुत सारे फैक्ट्स को तो हम इसलिए छोड़ते हुए चले जाते हैं कि ये शायद कहीं और कवर हो जाएगा, लेकिन वो कहीं और कवर होता नहीं है। ठीक है। तो आप कहेंगे भैया ऐसा नहीं था कि भारत में ईसाई पहले से नहीं थे। अब एक्ट कब आया है आपका? 1813 में। और यहाँ पे तो एक छूट दी गई है। क्या इससे पहले ईसाई भारत में नहीं थे? 1600 में क्या अंग्रेज भारत में नहीं आए? या 1600 पहले मैंने बताया कि पहला जो आपका ईसाई मिशनरी, मतलब कि पहला अंग्रेज माना जाता है ईसाई मिशनरी के तौर पर, वो किसके टाइम पे आया था? अकबर के टाइम पे। स्टीफन थॉमस था। कौन था? स्टीफन थॉमस। वो थॉमस मत समझ लेना तुम इसको, वो आया है स्टीफन थॉमस 1579 में, अकबर के टाइम पर। ठीक है। और आपका स्टीफन स्मिथ भी उसको बोलते हैं, स्टीफन थॉमस भी उसको हम बोलते हैं। रॉल्फ फिच कब आया था बताएं जरा? रॉल्फ फिच किस ईयर में आया था? 1583 में, 1583 में आया था, अकबर के टाइम पे आया था। तो अंग्रेज तो पहले से आते थे, लेकिन यहां पर क्या किया गया कि खुले रूप से उनको क्या करने के लिए? प्रीच करने के लिए रीजन, ये छूट दे दी गई। ठीक है। यहाँ छोटा सा पॉइंट और बना के लिखना एक कहीं किनारे पर, अगली अगली स्लाइड पर लिख लें, नोट करना। 1818 में बहुत चर्चित मिशन है इनका, सेरामपुर मिशन। सेरामपुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल मिशन के तहत कौन सा मिशन चल रहा था इनका ईसाई मिशनरियों का? सेरामपुर मिशन। और उसमें इन लोगों ने क्या किया? 1818 में बैप्टिस्ट कॉलेज, या बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज नाम था उसका, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना करी। इसकी स्थापना कर दी, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना। अब ऐसे मत सोचना कि जो ये सेरामपुर मिशन है ये 1818 का। दरअसल में ये मिशन चला था 1800 से लेकर के 1845 की, बड़े तरीके पर भारत में कन्वर्जन किया जाए और वो कन्वर्जन ईसाइयों का हो। इन्हीं ऐसे ही मिशन कारण है भारत में ईसाई जनसंख्या के ज्यादा होने के। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण थे कि उन लोगों ने किस तरह से प्रलोभन दिए, लोगों को लालच दिए। तो बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना हुई। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि यहाँ पे जो मुख्य बिशप था। बिशप क्या होता है? जो सारे पादरियों में सबसे प्रमुख हो। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, एक पुरोहित होता है, मुख्य पुजारी। ऐसे ही इसमें क्या होता है? सारे लोगों को बोलते पोप, पादरी होते हैं। लेकिन जो पादरियों में भी सबसे प्रमुख होता है, जो सारे पोप है उनका भी चीफ होगा, उसको क्या बोलेंगे? बिशप। यहाँ पे जो मुख्य बिशप था वो था आपका कैरी। क्या नाम था? कैरी, जिसने ये मिशन चलाया।
और साथ में अन्य दो, ये भी एग्जाम में सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अन्य दो साथी यहाँ पर जो पादरी थे या पोप थे, उनके क्या नाम थे? एक था आपका मार्समैन, और एक था, मतलब पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, जोसुआ मार्समैन। जोसुआ मार्समैन, थम्स अप करके बताएं दोस्त, लिख भी रहे हैं ना, ये अद्भुत है। जोसुआ मार्समैन, ऐसा तो नहीं है कोई की नोट्स नहीं बनाता हो, हाथ से लिखने का निर्णय इसीलिए लिया गया है कि आप सारे लोग बोलते हैं उसको। विलियम वार्ड, विलियम वार्ड, ऐसे गड्ढा हो जाता है इसमें, इसे लिखना बहुत टफ है। बताएं भी, दो पादरी जोसुआ मार्समैन और विलियम वार्ड के साथ में क्या चला आपका? तो कहने का मतलब है कि ईसाइयत का खूब प्रचार प्रसार किया गया, जितना प्रचार प्रसार हो सकता था उतना प्रयास उन लोगों ने किया। ओके, अगली स्लाइड पर आएंगे। यहां तक की चीजों को एक बार रिवाइज करा दूं, क्या बोलेंगे? 1813 के एक्ट में क्या हो रहा है? सबसे मेजर काम क्या हुआ है बताएंगे अभी तक? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिली थी, आप लोगों को याद है जब हमने 1600 का राजलेख पढ़ा तो हमने बोला 15 वर्षों के लिए क्या दिया गया? एकाधिकार दिया गया। फिर उस मोनोपोली को ये लोग बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अभी मैंने पीछे भी बताया 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? उस मोनोपोली को, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, मोनोपोली को खत्म किया गया 1813 के एक्ट से, ठीक है। और साथ में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार में छूट दी गई। ईसाइयों ने आकर के यहाँ पर क्या किया वो मैंने आपको बताया। अब नोट करो, 1813 में यही लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 1818, 1818 नहीं 1813, 1813 एक्ट में एक बात कही गई थी कि 1,00,000 रुपए वार्षिक, एनुअली 1,00,000 रुपए वार्षिक, यानी कि पर एनम 1,00,000 रुपीज, या एनुअली 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर खर्च होगा। कितना होने का प्रावधान किया? द एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन विल बी 1,00,000। कितने होंगे? 1,00,000 रुपए होंगे। किस पे होंगे? भारतीयों की शिक्षा पर होंगे। कितने रुपए की बात की गई? 1,00,000 रुपए की, ठीक है, 1,00,000 रुपए की बात। अब आते हैं आज का अंतिम एक्ट, और मजा आएगा। चार्टर एक्ट, नहीं अंतिम नहीं है, 1853 भी आज ही पढ़ना है। चार्टर एक्ट 1833, छोटे छोटे एक्ट है 1833। इसमें इतना मेजर कुछ बात नहीं हुई, क्या क्या बातें हुई हैं उनको नोट करेंगे। गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे इंपॉर्टेंट है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या बना दिया गया? भारत का जीजी बना दिया गया उसको। कौन बना था सबसे पहले बताएं? 1853 के एक्ट से। तो हमारा आंसर होगा भैया बेंटिक था। बेंटिक दरअसल में उस टाइम पे बंगाल का, अगर बात करें, बंगाल का गवर्नर जनरल ही था, ठीक है। उसी बेंटिक को इन्होंने क्या बोलेंगे, दरअसल में वो 1828 से अपनी कुर्सी पर आया था, और 1828 से वो आपका अपनी बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट पर चल रहा था। 1833 में एक्ट आया तो 1835 तक वो रहा था, ठीक है। कौन बना था बताएंगे एक बार? बेंटिक। कल की बातें याद है? विलियम बेंटिक नाम है इसका, विलियम बेंटिक। वो याद है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वो हेस्टिंग्स बना था। वो कौन बना था साथी? वो हेस्टिंग्स बना था, ठीक है। क्या बोला? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ इंडियाज गवर्नर जनरल। क्या हो गया? अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। कौन बना? बेंटिक बना। दूसरी बात क्या की गई? गवर्नर जनरल, अब जी लिख दे, अब समझ जाओगे गवर्नर जनरल अब किसका है? भारत का गवर्नर जनरल। बेंटिक की बात कर रहे हैं। गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, उसकी परिषद, ठीक है, पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, पूरे भारत के लिए। विधि किस बात को कहते हैं? लिखें अपने शब्दों में। पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। विधि शब्द से आप क्या समझते हैं? गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल नाउ विल मेक लॉज फॉर कंप्लीट इंडिया। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। विधि से क्या समझते हैं भैया? लॉ बोलते हैं, लॉ। बहुत अच्छा।
यानी कि जब लॉ मेकिंग की बात हुई 1853 में, क्या बोला, जो लॉ मेकिंग होगी वो कौन करेगा, अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेगी। अब तक मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल के जो आपका जो काउंसिल थी, ठीक है, उसमें कितने सदस्य थे, फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है। छोटी सी बात नोट कर लेना यहीं पे, पहले क्या होता था, इससे पहले कि प्रांतीय जो गवर्नर थे वो भी कानून बना सकते थे। प्रांतीय गवर्नर अपने प्रांत के लिए जो प्रोविशनल आपका प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, वो भी क्या बोलेंगे, विधि बना सकते थे, लेकिन उनकी विधि बनाने की जो शक्ति है वो छीन ली गई कि भैया प्रांत शक्ति नहीं बना पाएगा। अच्छा भैया, मतलब उनके पास पावर्स थी, हाँ जी, ये पावर्स याद रख लेना, उनकी छीन ली गई। भैया पावर्स दी कब गई थी, छीन ली गई का मतलब है कभी ना कभी पावर्स दी गई होंगी, तो 1726 के एक्ट में उनको ये पावर्स दी गई थी। 1726 के एक्ट में जो शक्तियां प्रांतीय गवर्नर के पास थी विधि बनाने की, वो छीन ली गई, और क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, पूरे भारत के लिए, ठीक है, पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। अब कितने सदस्य थे, आपने कहा 3 अभी है। साथ में कहा गया गवर्नर जनरल, जी गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे। परिषद में अब क्या बोले गए, अब 4 सदस्य होंगे। कितने मेंबर बढ़ गए बताएं जरा। आप कहेंगे भैया पहले 3 थे, एक ही तो बढ़ा है, 4 सदस्य होंगे। और कह दिया गया कानून बनाना है तो जो चौथा मेंबर होगा ना, चौथा मेंबर होगा, चौथा सदस्य होगा, वो आपका लॉ रिलेटेड कोई पर्सन होना चाहिए, एक विधि सदस्य होना चाहिए, यानी कि एक कानून का जानकार होना चाहिए। कौन था वो सदस्य, नाम बताओ उसका। चौथा सदस्य जो है, जो विधि सदस्य होगा। और देखो, अब मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ना, वो बच्चा कभी परेशान नहीं होना जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है। ये मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ जो जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, या पढ़ चुके हैं। आप ये मत सोचना कि बाकी बच्चे उत्तर देते और मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, तो उस बात से परेशान नहीं होना, एक दिन आप भी कर पाएंगे। कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, ओके। तो चौथा सदस्य जो होगा वो विधि सदस्य होगा, और ये विधि सदस्य जो है वो कौन बना था चौथा, मैकाले। मैकाले का बहुत रोल होगा, याद रखना, आगे भी जानेंगे धीरे धीरे, हिस्ट्री में भी जानोगे जब इतिहास को पढ़ेंगे बड़े शानदार तरीके से। तो ये जो चौथा सदस्य होगा, ये कौन बन गया चौथा सदस्य, मैकाले। लेकिन एक बात याद रखना, इस चौथे सदस्य को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। किसी भी मामले में जब मेजोरिटी के लिए वोट पड़ेंगे, वो कितने लोग देंगे, सिर्फ 3। इसको वोट का अधिकार नहीं दिया गया, क्रॉस लगा लेना। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में आप सब लोगों को पता, पहले तो आपका वोट का अधिकार था, जब मैंने कहा था कि भाई 4 सदस्य होते थे, फिर 3 कर दिए गए, ठीक है। लेकिन जब ये चौथा सदस्य जोड़ा गया, आप कहेंगे ना भैया बार बार ये 3 से 4 क्यों कर रहे हैं, पहले 3 किए थे, तो इन्होंने कहा ठीक है, चौथा सदस्य कानून का जानकार होगा, लेकिन उसको गवर्नर जनरल की परिषद जो है, या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो वो डिसीजन लेगी, उस डिसीजन के लेने में इसका कोई रोल नहीं होगा, वोट देने का अधिकार इसको नहीं होगा। हाँ, ये मीटिंग्स में भाग ले सकता है। ऐसा कौन करता है भारत के संविधान में, ऐसा अधिकार किसके पास है, उसका नाम बताइए। तो भैया इसने सिफारिश की कि ठीक है कानून बना देंगे, तो कानून बनाने के लिए बना आपका प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म्ड इन, इस वर्ष बना था 1834 में, 1834 में। और इस प्रथम जो फर्स्ट लॉ कमीशन था आपका, फर्स्ट लॉ कमीशन, इसका जो चेयरमैन बना था, इसका जो अध्यक्ष बना था वो कौन था, इसका अध्यक्ष था मैकाले। कौन बना था अध्यक्ष इसका, मैकाले, ओके। मैकाले इसका अध्यक्ष बना था, ठीक है। और इसमें अगर बात करें, कुल 4 सदस्य थे, ये मैं आपको बात बता ही चुका अभी, कितने सदस्य थे, कुल 4 सदस्य थे। चौथा सदस्य इसमें मैकाले था और इसका अध्यक्ष था। मुझे बताओ स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये बना था 1955 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे आपका मोतीलाल चिम्मन लाल सीतलवाड़, जिनको एमसी सीतलवाड़ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, दिमाग में ये प्रश्न नहीं आ रहा कि भैया ये विधि आयोग बनता क्यों है, विधि आयोग का क्या काम है? समझ गए क्या काम है? उस टाइम पे तो काम था लॉ मेकिंग का। तो भैया लॉ मेकिंग का काम अगर उस टाइम पे आपका लॉ कमीशन का था, तो आज के टाइम में कौन करता लॉ मेकिंग? संसद। और जब भारत आजाद हुआ था तो संसद का प्रावधान हो गया था, भाई संसद लॉ मेकिंग करती है, यस और नो, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया कानून बनाने का काम ये करती है। तो यहां पे हम कह रहे हैं स्वतंत्र भारत में भी फिर विधि आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आजादी से पहले तो ये लॉ मेकिंग का काम करता था, लेकिन आजादी के बाद में इसको कानूनों के आकलन का काम दे दिया गया, यानी असेसमेंट ऑफ लॉज दे दिया गया। क्या दे दिया गया? अगर कभी भी मैं आपसे पूछूंगा, कभी भी आगे, मतलब फ्यूचर में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा विधि आयोग का कार्य क्या है, लिखिए वर्तमान में। पहले उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्तमान में विधि आयोग हमारे देश में है या नहीं है, या स्वतंत्र भारत के बाद पहला ही सिर्फ था? तो याद रख लेना, वर्तमान में दोस्त अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में छोटी सी बात लिखेंगे तो और अच्छा आएगा। वर्तमान में हाल ही में 23वां जो आपका लॉ कमीशन है, 23वां जो विधि आयोग है वो गठित हुआ है। 23वां विधि आयोग जो कि 1 सितंबर 2024 से आपका 31 अगस्त 2027, तो कितने वर्षों के लिए होता है, जरा आइडिया लगाइए। कुछ चीज़ों का आकलन आपको बड़ी सावधानी से करना है, ध्यान से देखना कितने वर्षों के लिए होता है। तो जो 23वां वित्त आयोग बना है, जिसके अध्यक्ष हैं बीपी सिन्हा, अभी कौन है अध्यक्ष? बीपी सिन्हा, बीपी सिन्हा 23वें वित्त आयोग के। तो ये 3 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष कह रहे हैं, कुछ तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। 24 से 27, बच्चों बहुत ध्यान देना है। तो 3 वर्षों के लिए अभी हाल ही में 23वां आपका क्या विधि आयोग का गठन किया गया है। और ये जो 23वां विधि आयोग बना है, तो अब हम समझेंगे कि भैया विधि आयोग यानी वर्तमान में भी है, वर्तमान में संसद भी है, कोर्ट भी है, तो फिर ये विधि आयोग क्यों बनाया जा रहा है, इस विधि आयोग का क्या कार्य है, विधि आयोग की क्या फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग ऑफ लॉ कमीशन, क्या बोलेंगे? कानूनों का आकलन। कैसे भैया कानूनों का आकलन से क्या मतलब होता है? देखो, हमारे देश में संसद ने कानून बनाया कोई, ठीक है, बना दिया, संसद ने एक कानून बना दिया भैया। तो विधि आयोग ये देखता है कि संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है वह डीपीएसपी को ध्यान में रख करके बनाया गया है या नहीं। यानी कानून कहीं डीपीएसपी की अवहेलना तो नहीं करता, यानी डीपीएसपी को केंद्र में रख के देखा जाता है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की कहीं अवहेलना तो नहीं हुई है। थम्स अप करके बताइए, मेरी छोटी सी बात समझ में आई? क्या कार्य है इसका? कानूनों का आकलन। और कानूनों का आकलन किसको केंद्र में रख के करेगा? अपने शब्दों में लिख लिए, डीपीएसपी को केंद्र में रख के कानूनों का आकलन करता है। कानूनों का क्या करेगा? आकलन, असेसमेंट्स ऑफ लॉ, ये इसकी फंक्शनिंग है। तो भैया किसके अधीन रह के कार्य करता है? अधीन नहीं, मतलब ये एक सलाहकारी संस्था है विधि आयोग। विधि आयोग एक सलाहकारी संस्था है, याद रख लेना। यह है विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था है, एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है ये, ए एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके लिए एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी आपका इंस्टीट्यूट है। तो समझ गए विधि आयोग का क्या कार्य है? छोटी सी बात तो नहीं कोई, ये तो बड़ी बात है, इसको छोटी बात मत कह देना। ये समझ गए तो आपका, फिर आपने बड़ा कमाल कर दिया। तो विधि आयोग की वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ कानूनों का आकलन आज भी हो पा रहा है। उसकी नींव पड़ी कहाँ से? इस विधि आयोग से, जिसका अध्यक्ष था मैकाले। इसी विधि आयोग की वजह से भारत में बहुत सारे एक्ट आए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट हम बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका आईपीसी। आईपीसी समझते हैं? पहले लिखिए, आईपीसी की नींव
इसी एक्ट के से कभी भी पूछे आपसे इंडियन पिनल कोड, आईपीसी बोले तो इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये थी आपकी दरअसल में 1860 की भारतीय दंड संहिता 1860, लेकिन ये लागू हुई थी आपका, लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862 को। और इसमें जो आपका सेक्शंस थे, जो धाराएं थी, वो थी आपका 511। आईपीसी में कुल धाराएं कितनी थी? 511। अभी आईपीसी को आप जानते हैं, आईपीसी की जगह वर्तमान में क्या आ गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पढ़ा है किसी ने बीएनएस? अभी मैंने नहीं पढ़ा है। बीएनएस वर्तमान में आईपीसी बोलते, वो अंग्रेजों के समय का कानून था और अंग्रेजों के समय के कानून को मॉडिफाइड किया गया, 2023 में आया। भारतीय न्याय संहिता किस वर्ष में? इसको नाम दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023, और इसमें शायद 368 के करीब, इसको देख लेना 367 है 368, 368 यहाँ याद आता है, 368 सेक्शंस है इसमें। आईपीसी क्या होती है? देखो बात समझो, पुराने समय से बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने बीएनएस को नहीं पढ़ा है, जब उसको पढ़ लेंगे तो फिर उसका जिक्र करेंगे। आपके पड़ोस में चोरी हुई, चोर को पकड़ा जाएगा, अगर आपने रिपोर्ट की उसके खिलाफ साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे कि भाई ये एविडेंस तो मिले, गवाह तो मिले कोई, तो उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो ये जो दंड होगा उसके इस अपराध के लिए, तो किसी भी आपका ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो किस में बताया गया है? भारतीय दंड संहिता में। चोरी के लिए, स्त्री का पीछा करने के लिए, पहले होती 354 बी, आप किसी लड़की के पीछे भी जा रहे हो, आज भी है, मतलब आप किसी का पीछा नहीं कर सकते, उसको मतलब सामने वाले को हम कंफर्ट फील नहीं करा सकते, आप घूर नहीं सकते आप किसी को, सब कुछ अपराध की श्रेणी में, जिससे किसी व्यक्ति की भाव भंगिमा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए। ठीक है, स्त्री लज्जा भंग कहते हैं उसको, किसी स्त्री की वजह से आप तिरछे भी नहीं देख सकते, उसको लग गया मेरी जो गरिमा है उस पर प्रश्न चिन्ह तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देगी। ठीक है, अब फिर तुम ही उसके लिए बताना कि भैया मैं नहीं कर रहा था। तो ये भारतीय दंड संहिता क्या बताती है? पनिशमेंट बताती है, पनिशमेंट। आज वो किस में बताई जाती है? बीएनएस। कभी भी मैं पूछूंगा बीएनएस की नींव कहाँ से पड़ी, तो आप क्या बोलेंगे? भैया विधि आयोग से। यानी कम से कम कानून बनने शुरू हुए ना, उस समय का 1908 का आपका दंड प्रक्रिया संहिता। भैया पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया व्यक्ति को, अब तुम्हें कोई गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया जाएगा? आप पढ़ते बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, 24 घंटे में जज के सामने पेश करना पड़ेगा। सजा सुनाने का अधिकार किसको है? जज को। पुलिस को कार्यवाही करने का अधिकार है, तो पुलिस की कार्यवाही यानी पुलिस की गिरफ्तारी से लेकर के जज साहब के बरी करने या सजा देने तक का जो ये आपका प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। फिर वो ठीक है, बाद में वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, 1974 को। चले जी आगे, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं भैया? छोटी सी बात नोट करेंगे, लिखेंगे, कंपनी का, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया, कंप्लीटली फिनिश, पूर्णतः खत्म। अभी आपने देखा 1813 में क्या किया? 1813 में जो उसका एकाधिकार था वो किस चीज पर बना रहा था? बताएं जरा, उस कमोडिटी का नाम लिखें। वो कमोडिटी कौन सी थी? कौन सी वस्तु पर एकाधिकार उनका बना रहा था? तो आप कहेंगे भैया एकाधिकार जो बना था कंपनी का, व्यापार पर पूर्णतः एकाधिकार चाय के लिए बना रहा था 1813 में, उसको भी अब छीन लिया गया। तो भैया अगर कंपनी, याद रख लेना कंप्लीटली फिनिश, इस वर्ड को याद रख लेना, मोनोपोली जो थी उसकी वो कंप्लीटली फिनिश होगी, और अब वो व्यापार पर अधिकार ही पूर्णतः खत्म हो गया। यानी व्यापार अगर नहीं करेगी तो भैया अब क्या करेगी? अब कंपनी से बोला गया तुम बिजनेस नहीं, अब तुम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखो, यहाँ पे अपना जाल बहुत फैल चुका है, और बिजनेस करने दो और लोगों को। क्या बोलेंगे? प्रशासनिक, व्यापार नहीं, अब तुमको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। ठीक है, क्या देखना है? एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, सिर्फ व्यापार और लोगों को करने दो।
क्योंकि अब तो बहुत सारे बिजनेसमैन आ चुके थे ना, प्रतिस्पर्धा थी। अब तो जो माल लेके जाएंगे ब्रिटेन में उसका ब्रिटिश शासन को फायदा मिलेगा, तो किसी एक को क्यों दिया जाए। तो जो किस किस पर था आपका, मैंने बोला चीन के साथ था या ना, बचा हुआ था चीन के साथ, जी भैया, वो भी खत्म कर दिया गया। और किसके साथ, चाय पर एक अधिकार इनका बचा रहा था, उसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी कि ये 18th आपका 1833 में जो किया जा रहा है आपका, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूर्णतः खत्म। लेकिन आंशिक रूप से खत्म, दोनों शब्दों में अंतर देखना, कभी क्वेश्चन को गलत मत कर देना। आंशिक रूप से कब छीना गया अगर ये पूछे, तो आंशिक रूप से मतलब पूरा नहीं छीना है, ये 1813 में। और मैं पूछूं पूर्णतः है, पूर्णतः कब खत्म किया गया, तो आप कहेंगे 1833 में, ठीक है। पार्शियली 1813 में और कंप्लीटली 1833 में, ठीक है। आगे आएंगे। 1833 की ये बात होगी, आपका क्या क्या बातें होगी 1833 में। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हो गया कि भैया आपका विधि आयोग का गठन हो गया, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। व्यापार पर पूर्ण अधिकार खत्म हो गया, विधि आयोग बन गया। विधि आयोग कौन बना था आपका अध्यक्ष, जो चौथा मेंबर था, तो चौथा मेंबर, पहले तीन थे, एक को जोड़ दिया गया। क्योंकि जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि अब पूरे भारत के लिए लॉ मेकिंग हमको करनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि भारत का गवर्नर जनरल जो होगा, सॉरी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत, आगे नोट करेंगे। सिविल सेवा में खुली भर्ती के लिए प्रयास किए गए। सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी सेवा आती है बताएं। सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास, खुली भर्ती का प्रयास किया गया, प्रयास हुआ है सिर्फ। यानी कि किसकी बात की गई, एक ओपन रिक्रूटमेंट की बात की गई। और ये कहा गया कि भाई सिविल सेवा जो है आपका, सिविल सर्विसेज जिनको आज आप जानते हैं आईएएस आईपीएस किसी भी नाम से, यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, तो आप ये कहेंगे कि उन सिविल सेवाओं के लिए खुली भर्ती का जब प्रयास किया जा रहा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने बेस बनाया कि भाई भाई जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं मतलब कास्ट के बेस पर नहीं होनी चाहिए, ये जेंडर के बेस पर नहीं होनी चाहिए कि लड़का ही भर्ती होगा या लड़की भर्ती होगी। ये रंग भेद के आधार पर या बर्थ ऑफ प्लेस, जन्म स्थान के आधार पर ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसके स्थान पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होनी चाहिए बोला उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपका रंग भेद के आधार पर नहीं होनी चाहिए जी। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस उन्होंने बोला नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब किसको एंटर कराना चाह रहे हैं, एंटर कराना चाह रहे थे कि भाई भारतीय भी अब सिविल सेवाओं में क्या हो, अपनी भागीदारी दिखाएं, भारतीय भी सिविल सेवाओं में अब आपका क्या हो सके, सक्रिय हो सके। लेकिन ये किसको नागवार गुजरा होगा, आप समझिए, ये किसको मतलब इसका विरोध किसने किया होगा, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया होगा या नहीं कि भाई भारतीय सिविल सेवाओं में आ जाएंगे, वो भी ऑफिसर्स होंगे, हमारे बराबर वाली कुर्सी पर बैठेंगे, तो अपोज अपोज किया होगा हाँ या ना, मतलब अपोज करने के चांसेस भी हैं या नहीं, जरा सोचिए। तो आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल चांसेस हैं। तो ये जो, इसीलिए हमने कहा कि प्रयास हुआ है, सिर्फ प्रयास। क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया, जो कंपनी थी उसने क्या कर दिया, अपोज कर दिया, जो उसके अंग्रेज अधिकारी थे, इसको कंपनी ने अपोज कर दिया। इस प्रश्न को मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, क्यों गलत कर देते हैं वो बताएंगे। और इनके अपोज की वजह से क्या हो गया, इन्होंने जैसे ही अपोज किया तो ये लागू नहीं हो पाया, मतलब भारतीय एंटर नहीं होने चाहिए। और इस एक्ट की लास्ट बात आती है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन, दो उत्तर बनेंगे, आज ही मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, दो उत्तर आप खुद कंफ्यूज होंगे कब उत्तर कौन सा देना है, इसका ध्यान से सुनना। यानी एराडिकेशन ऑफ स्लेवरी, एराडिकेशन ऑफ स्लेवरी। दास प्रथा क्या होती है, उन्मूलन का मतलब होता है साथी खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। और दास का मतलब क्या होता है, स्लेवरी। पहले आप जानते हैं कि भाई आज तो आप लेबर चौक देखें, आपके पास में कहीं लेबर चौक, आज आप जाते हैं लेबर चौक पे, क्या बोलते हैं कि भैया आप उनसे सौदा कर लेते हैं कि आप मेरे घर काम चलो, वो बोलेंगे नहीं हम 500 रुपये रोज लेंगे। आप उनसे बोलोगे ठीक है 500 नहीं, तो मैं तुम्हें 400 रुपये दूंगा, डील डन हो जाती है, वो आपके घर काम करने आ जाते हैं, ठीक है। या कोई मिस्त्री आपको मिल जाता है, लेकिन स्वैच्छिक रूप से ना, वॉलंटरी, अगर वो काम करना चाहता है तभी आप उससे काम करा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले गुलामों के बाजार लगते थे और व्यक्तियों को खरीद लिया जाता था, और खरीद के क्या करते थे उनसे, एक टाइम खाना देते थे उनको, पूरे दिन उनको खेतों में काम करवाना, सामान ढुलवाना, उनको एक टाइम खाना, थोड़ा सा पानी, बांध के रखते थे लोगों को। इवन ऐसा था स्लेवरी, मतलब किसी की इच्छा के बिना, अर्थात जबरन उससे कार्य ले लेना, जबरन उससे कोई भी काम करवा लेना, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे उसे, फोर्सफुली आप कोई भी काम करा रहे हैं तो वो किस में आएगा, वो दास प्रथा के
कैटेगरी में आता है। और ये दास प्रथा भारत में खूब थी। इस दास प्रथा को खत्म किया गया। आपका दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट से होगा? 1833 एक्ट से। लेकिन क्या खत्म हो गई थी? यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो यूं तो प्रयास तो बंगाल में भी हुआ था। बंगाल में क्या हुआ था? दास निर्यात किए जाते थे, यहाँ से बाहर के देशों में भी भेजे जाते थे, यूरोप के लिए। दास निर्यात पर जो रोक लगी थी वो तो बहुत पहले लगी थी। दास निर्यात पर जो रोक लगी थी वो बक्सर युद्ध के 15 वर्षों के बाद में 1789 में लगी थी, दास निर्यात पर रोक। यहाँ से वो प्रयास शुरू हुए थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला? 1833 में एक्ट बनाया, और 1833 का ये एक्ट भी आपका एक आएगा आपका एलन ब्रो 1843 में, एक गवर्नर जनरल था, 1843 में वो खत्म हुई, ठीक है। क्या बोलेंगे? यहाँ पे आपका पूछा जाता है जो धारा 5 थी उससे ये खत्म हुआ। या कभी भी पूछे कि आपका स्लेवरी को अवैध घोषित कब किया गया, इलीगल उसको कब अनाउंस किया गया, इलीगल अनाउंस कब किया गया, तो दोनों प्रश्नों में अंतर हो जाएगा। अगर एक्ट का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1833। लेकिन पूछ ले दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया, और दोनों ऑप्शन में आएंगे। आज ही मैं आपको कमीशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप देख पाएंगे, ठीक है। छोटी सी इस बात में कोई दिक्कत? अंतिम 2 लाइनों में हम खत्म करेंगे आपका आज के अंतिम एक्ट, चार्टर एक्ट 1853 को। चार्टर एक्ट 1580, क्या बोलेंगे? चार्टर एक्ट 1853। इसमें कौन कौन सी मशहूर चीजें हुई? इसमें पहली चीज हुई कि, या याद रखना, इसको एक बात और बोलना, अंतिम चार्टर अधिनियम है, इसके बाद में आप कोई चार्टर अधिनियम पढ़ोगे भी नहीं। अंतिम चार्टर अधिनियम, क्योंकि देखो चार्टर का मतलब है किसके लिए बने थे? ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बन रहे थे। चार्टर अधिनियम किसके लिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बन रहे थे। और इसके बाद में कोई चार्टर नहीं आया, ठीक है। फिर तो भारत शासन अधिनियम आने लगेगा 1858 से, क्योंकि क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्राउन का शासन क्यों शुरू हुआ था, क्या कारण थे। चार्टर एक्ट 1853 को सबसे पहले जानिए। गवर्नर जनरल की परिषद में भैया कितने सदस्य हैं अभी बताएं फटाफट से, अभी तक आप क्या समझ रहे हो? गवर्नर जनरल की परिषद में, इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, और अन्य 2 सदस्य जोड़ने का प्रावधान दिया गया कि वो चाहे गवर्नर जनरल तो 2 और भी ऐड कर सकता है। सो 2 सदस्यों के जोड़े जाने का प्रावधान दिया, जोड़े जाने की का एक प्रावधान दे दिया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें 6 आपका जो एडिशनल मेंबर्स थे उनको जोड़ा गया, और साथ में बोला गया 2 एडिशनल मेंबर्स और भी जोड़े जा सकते हैं। मुझे बताओ अब तक जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे भैया आपका कितना, 4 सदस्य थे। और 4 सदस्य जो हैं उनमें से एक क्या होना चाहिए? जो मैकाले था आपका, वो क्या होना चाहिए? वो कानून का जानकार होना चाहिए। इन 4 में से एक। कितने सदस्य और जोड़ दिए गए? 6 जोड़ दिए गए, और प्रावधान दे दिया गया 2। तो कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो गए जरा मुझे बता दें फटाफट से बताएं। इसी को नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद। तो आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय विधान परिषद की बात किस एक्ट में की गई थी? केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्हीं मेंबर्स को कहा गया, और इसी में भारतीयों का आगे प्रवेश होगा। इसी केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय आपका प्रवेश करेंगे। तब मैं आपसे पूछूंगा केंद्रीय विधान परिषद मैंने आपको कहां पर बताया था। कितने मेंबर हो गए टोटल? तो आप बोलेंगे 12 सदस्य, और इन्हीं 12 सदस्यों को बोला गया केंद्रीय विधान परिषद। और साथ में एक बात समझनी है कि केंद्रीय विधान परिषद ने क्या बोला? केंद्रीय विधान परिषद, अब जो विधान परिषद अर्थात जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, आज के टाइम पे हम बात करें, वो उच्च सदन है। स्टेट में जो विधान परिषद है वो क्या है? वो उच्च सदन है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विधान परिषद बनी थी उसके लिए क्या की गई? एक फंक्शनिंग की गई, विधायी और कार्यकारिणी कार्य इसके अलग कर दिए गए।
मतलब इसको कार्य सौंपे गए, विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग कर दिए गए, कार्यकारिणी कार्य अलग कर दिए गए, मतलब दोनों को डिफाइन कर दिया गया कि भाई उनके जो आपका लेजिस्लेटिव वर्क्स होंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वर सेपरेटेड, अलग अलग बताया गया कि कार्यकार, जो आप जानते हो ना, आज हमारे देश में कार्यपालिका है, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं हमारे देश में, बताएं जरा। मैंने आपको बताया था कार्यपालिका का कार्य होता है क्रियाओं उनका, जितने भी लॉ बने हैं, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज कैसे होगा। आज मैं अगर आपसे पूछूं व्यवस्थापिका या आपका विधायिका का देश में क्या कार्य है, कानून निर्माण का, तो आप समझ गए केंद्रीय विधान परिषद में दोनों कामों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया कि भाई लॉ मेकिंग का कार्य जो होगा वो लेजिस्लेटिव का होगा, अच्छा विधानसभा का होगा, आपका विधायिका का, व्यवस्थापिका, जो भी नाम आप इसको दें, या जो आपका एग्जीक्यूशन का काम होगा वो किसका होगा, वो कार्यकारिणी का होगा। बात क्लियर है? छोटी सी बात में कोई दिक्कत? भाई दोनों चीजों को अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट एक लिखेंगे यहां पर, सिविल सेवकों की भर्ती जो होगी, भाई मैंने आपको अभी बताया था कि पहले जो एक्ट था 1833, उसमें तो प्रयास किया गया था, क्या वो प्रयास सफल हुआ था, यस और नो? भैया वो प्रयास 1833 में जो किया गया, क्या वो सफल हुआ? तो आप बोलेंगे भैया सिविल सेवकों की भर्ती जो होगी ना, भर्ती, ठीक है, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता के आधार पर। किस बेस पर होगा? अब प्रतियोगिता होगी एक, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट विल ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है, किसके बेसिस पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बीओडी के सदस्यों की जो संख्या है वो घटा दी गई। कितने सदस्य होते थे बीओडी में, बताएंगे? घटाकर 18 कर दी गई, मतलब कितने सदस्य कम कर दिए गए ये बता दो बस, तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया क्लास में आपका ध्यान था। भैया 24 होती थी, अब कर दी गई 18। 18 में भी इतना सिकंजा कस लिया ब्रिटिश शासन ने, बोला इनमें से भी 6 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी 6 नामांकित होंगे और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नामांकित होंगे। कितने घटा दिए गए भैया? 6 सदस्य उनके घटा दिए गए। इस बात में कोई परेशानी, इतना ही था हमारा। एक बार रिवाइज कर लें और फिर जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं उनको जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? पहले रिवाइज करें ध्यान से, की पॉइंट्स देखें क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी क्योंकि अब व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के कार्य करने लगी थी, इसीलिए कंपनी के जो किसके लिए, आपका किन कार्यों के लिए? व्यापारिक कार्यों के लिए आपका बीओडी, राजनीतिक कार्यों के लिए बीओसी बनाया गया। शक्तियां बीओडी के पास ज्यादा कि बीओसी के पास में? भैया बीओसी के पास में, मतलब बीओसी के अधीन तो गवर्नर जनरल तक को भी कर दिया कि गवर्नर जनरल जो होगा वो बीओसी की मतलब परमिशन के बिना किसी भी राजा से ना तो युद्ध कर पाएगा, ना उसके साथ में मित्रता कर पाएगा, ओके, ना उसको कोई एश्योरेंस देगा, ना कॉन्फ्लिक्ट करेगा। कंपनी का जो क्षेत्र होगा, जो कंपनी ने कब्जा लिया, उसको ब्रिटिश भारत बोलेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल के परिषद संख्या उतनी नहीं पूछी जाती है यहाँ से। प्रांतीय सरकारों की विफलता पर ये उन्हें अधिक आपका क्या कर सकता था? सस्पेंड कर सकता था। 1786 के एक्ट में क्या बोला गया? विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। कमांडर इन चीफ कौन होगा? गवर्नर जनरल पहले होता था, जो उसकी आपका काउंसिल थी उन 3 में से कोई एक होता था, ओके। 1793 के एक्ट में कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। साथ में खर्चे की बात की गई इंडियन रेवेन्यू से। चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी को मोनोपोली मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ 2 चीजों पर उनके राइट बच गए, चाय पर और चाइना के साथ में 6 पर बच गए, ओके। ईसाई मिशनरी भारत में आए। ईसाई मिशनरियों ने क्या किया? मैंने आपको बताया थॉमस द अपोस्टल भारत आने वाला पहला ईसाई है। पहला चर्च जो वो सेंट थॉमस केरल में ही बना, कोच्चि में आपका, और 1508 में आपका बना सेंट फ्रांसिस चर्च केरल का, वो भी बहुत चर्चित है क्योंकि वो यूरोपियन स्टाइल में बना पहला चर्च है। और साथ में अगर बात करें किस मिशन की, हमने बात की श्रीरामपुर मिशन, जो इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर चलाया भारत में लोगों को ईसाइयत में बदलने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर सेराम मिस्र में कौन बताया मैंने आपको, मुख्य कौन थे, बिशप कैरी, मार्समैन और वार्ड उसके सहायक थे। 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये कहा गया किसमें, चार्टर एक्ट 1833 में। बेंटिक पहले गवर्नर जनरल हुए। बोला गया कि इसके लिए कानून बनाएगी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। तो कानून बनाने के लिए कानून के जानकार लोग भी तो हों। जैसे आपका 1773 में मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें कौन थे, आपका एलिजा इम्पे थे। तो एलिजा इम्पे ऐसे नहीं कि भाई ये ऐसे ही उनको बुला लिया गया, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस देखा गया था कि भाई वो आपका संविधान के जानकार होने चाहिए। आयरलैंड में उन्होंने आपका कम से कम 5 वर्षों तक आपका कोई न्यायिक अनुभव उनका हो। तो विधि बनाने के लिए मैकाले को चुना गया, मैकाले चौथा सदस्य बना। मैकाले ने ही क्या बोलेंगे, जो प्रथम विधि आयोग 1834 में बना उसकी अध्यक्षता की। यहाँ पे कुल 4 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना। वर्तमान में हमारे यहाँ 23वां विधि आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष बीपी सिन्हा है। 3 वर्ष के लिए इसको चुना गया। विधि आयोग का कार्य क्या होता है, आपका कानूनों का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ लॉज की। वो डीपीएसपी को केंद्र में रख के देखता है कि कहीं डीपीएसपी के तहत या क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आपका अवहेलना तो नहीं हुई है। न्याय मंत्रालय कौन सा, विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन वह कार्य करता है। कंपनी का जो अधिकार थे वो 1833 में, 1813 में थोड़े छीने गए, 1833 में पूर्णतः छीन लिए गए। सिविल सेवा भर्ती का प्रयास हुआ, लेकिन विरोध किसका आया, कंपनी का, उसकी वजह से वो लागू नहीं हो पाया। ठीक है। दास प्रथा को खत्म किया गया एलन के टाइम पे, 1843 में उसको अवैध घोषित कर दिया गया। 1853 में आपका वो सिविल सेवक जिनकी भर्ती के लिए प्रयास हुआ था, देखो भर्ती कब शुरू हुई देख लेना, प्रयास शब्द आए तो 1853 और प्रतियोगिता के आधार पर होगी, ये आपका डिसाइड किया गया 1853 में। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 सदस्य जोड़े गए, 2 अन्य सदस्य जोड़े जाने का प्रावधान हुआ। कुल मिलाकर के 12 सदस्य हुए, जिसको केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। केंद्रीय विधान परिषद के कार्य अलग अलग आपका सेपरेट किए गए, जिसमें विधायिका का कार्य क्या बताया गया, आपका लॉ मेकिंग आप पहले से जानते हो, और कार्यकारिणी कार्य ये अलग कर दिए गए। कोई बात दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, क्वेश्चन करा दें आपको, करेंगे आंसर, फटाफट करना, एग्जाम देख लिया करो। ठीक है। और एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता। देखो मैं आपको एक चीज़ गाइड करूं अगर, ठीक है, आप मुझे अपना भाई मानते हो, और ऐसे समझना कि आप सबकी सफलता मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरे छोटे भाई बहन की सफलता हो। आप मुझसे छोटे हों बड़े हों जो भी हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ लो मुझे वही खुशी हमेशा फील होगी जब जब आप सफल होंगे, और मुझे वही मायूसी होगी जब जब आप असफल होंगे। क्योंकि सिर्फ महसूस करने की बात होती है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। चाहे कोई व्यक्ति झूठ बोले सच बोले, पर उनके पीछे की क्या कहानियां उसका मतलब नहीं, अगर आप इसको महसूस कर सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी जब किसी विषय को पढ़ें ना, तो उसको आप ये मत समझना कि मेरे लिए तो वो क्लासेस चलें जो मेरा एग्जाम है। आपको विषयों की समझ अगर होगी ना, आपको गणित देना तो गणित को अच्छे से पढ़ लीजिए, किस एग्जाम में आता हो। अंग्रेजी अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लीजिए, रीजनिंग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी अलग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी विषय हो उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जीएस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आप ही की कमांड होगी। कोई तो होता होगा ना जो बेहतर करके आएगा, कोई तो होगा ना जो सेलेक्ट होगा, कोई एक तो सेलेक्ट होगा, कोई एक हो सकता, तो आप क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो सबसे पहला ईसाई चर्च कहाँ पर है भैया, केरल में है। कहाँ पे, केरल में है। भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था, आईबी के एग्जाम में पूछा गया, IBACIO 2012, थॉमस द अपोस्टल। थॉमस द अपोस्टल कौन सा सेरामपुर मिशन से संबंधित था, सेरामपुर मिशन, CDS परीक्षा 2022 यूपीएससी का क्वेश्चन है। विलियम कैरी कौन था, ये मुख्य बिशप था। विलियम कैरी कौन था, ये मुख्य बिशप था, उसका साथी था मार्समैन, और उसके साथ में था आपका क्या बोलेंगे, विलियम वार्ड। डेविड हेयर नहीं था भैया। कौन कौन थे, 1 2 और 3 थे, केवल 1 2 3। ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, कि वो भारत में खुले तौर पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बताएंगे। इससे भैया 1813 के एक्ट से दी गई, 1813 के एक्ट से। ओके। ईसाई मिशनरियों ने 1818 में, ठीक है, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। आपका साथी जो सर्विस कमीशन MPSC ने पूछा इस क्वेश्चन को 2019 के मेंस में। तो ईसाई मिशनरियों ने 1818 में कहाँ पे, सेरामपुर। सेरामपुर कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है भैया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली, दोहरी प्रणाली का मतलब क्या हो गया आपका, क्या पूछ रहे हैं, ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम मतलब 2 तरह का सिस्टम हो गया, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
और आपका किसके लिए, नागरिक संबंधी मामलों के लिए, कंपनी के मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो दोहरी प्रणाली है, किस में बात की गई, पिट्स इंडिया एक्ट में, विलियम पिट द यंगर ने जो बनाया, क्या बोलेंगे 1784 में। ये हम आगे पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दिए गए कथन संबंधित हैं। भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशंस या ब्रिटिश ऑक्यूपेशन कहा जाएगा। आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक सामान्य निषेध रखा गया कि भाई ऐसा नहीं होगा गवर्नर जनरल किसी भी युद्ध के लिए या किसी भी ट्रीटी के लिए, किसी भी वॉर के लिए या ट्रीटी के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो आपका उससे क्या करेगा, आपका ट्रीटी साइन कर लेगा। ये किस में बोला गया आपका, बोलेंगे 1784 के पिट एक्ट में कहा गया। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो टी का बिजनेस बचा था और चाइना के साथ में, और थोड़ा सा हिस्सा मैंने बताया अफीम के लिए, तो ये क्या हो गई, ठीक बात हो गई एकदम से। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ किया। क्या कर दिया इसने, कंपनी की जो साथी आपका भारतीय राज, भाई अगर आप बात समझिए, छोटा सा एक लॉजिक लगाना, बात यह है कि इसने जो ऑक्यूपाइड किए एरिया, और ऑक्यूपाइड एरिया जो थे आपका वो ब्रिटिश शासन के अधीन आएंगे या नहीं आएंगे, आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो ब्रिटिश राज्य जो है अपनी संप्रभुता को बढ़ा रहा है या नहीं, उसका क्या बोलेंगे आपका स्ट्रेंथनिंग आपका उसको दे रहा है या नहीं। तो स्ट्रेंथनिंग तो मिल रही है कि ब्रिटिश शासन को, कि उसका राज्य क्षेत्र जो है उसके क्षेत्र वो ब्रिटिश आधिपत्य होंगे, तो उसकी संप्रभुता बढ़ रही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं, सिर्फ उनके वेतन दिए जाते थे, नियंत्रण में नहीं आया। भारत का राजस्व मतलब संपूर्ण भारत की बात हुई, तो एक और दो ठीक होगा, एक और दो ठीक होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे। तो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं, सिर्फ उनके वेतन दिए जाते थे, नियंत्रण में नहीं आया। भारत का राजस्व मतलब संपूर्ण भारत की बात हुई, तो एक और दो ठीक होगा, एक और दो ठीक होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे, कौन से प्रावधान किए गए थे बताएं एक बार। चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, गलत बात है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पॉइंट है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 रुपए, किसमें 1813 में। ये दोनों ही मेजर बातें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनेगा, केवल 1 और 3 बनेगा। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। एमटीएस परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया, आप कहेंगे भैया 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में क्या सही नहीं है। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार को समाप्त कर दिया। ईसाई मिशनरी भारत आए, उन्होंने बोला कि उन लोगों को जाकर एनलाइटन करो। एनलाइटन करना सिर्फ एक बहाना था, बात यह थी कि यहाँ पर ईसाइयत को बढ़ाना था। ओके, तो क्या बोलेंगे आपका, ये क्या बात हो गई, अब एकदम से सही बात हो गई। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया, एकदम सीधी सी बात है, ठीक है। 1813 में क्या हो गया भाई, अब कंपनी कमजोर हो गई ना। अब बात समझो, कंपनी का एकाधिकार छीन लिया, कंपनी को मोनोपोली थी, और कंपनी की जब मोनोपोली खत्म हो गई तो कौन मजबूत हुआ, कंपनी तो कमजोर हो गई ना। तो ब्रिटिश सरकार के सामने कंपनी कमजोर हो गई, कमजोर हो गई, यानी कि ब्रिटेन जो है देखो अपने देश में मौजूद होते हुए भी अपने देश से बाहर भारत के निर्णय ले पा रहा है, यानी उस समय के ब्रिटेन क्या बाहरी संप्रभु है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो वो बाहरी संप्रभुता को दर्शा रहा है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को, देखो चाय का व्यापार सहित नहीं, चाय का व्यापार रहित वर्ड आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि चाय का व्यापार तो एक्सेप्शन केस है ना, चाय का व्यापार थोड़ी ना खत्म हुआ था। तो ये गलत हो गया, सी गलत है, सी गलत है, सबका आंसर भी सी आया। 1833 के चार्टर एक्ट ने रिक्त स्थान के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया। किसको बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को। कौन बना था भैया, बेंटिक बना था, विलियम बेंटिक, 1833 में। कब बना था, 1833 के एक्ट से। चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषताएं क्या थी।
चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में भी पूर्ण उन्मूलन, भाई 1813 में मैंने बोला आंशिक रूप से खत्म किया गया था, आंशिक, लेकिन पूर्णतः कब खत्म हुआ था? 1813 में। पूर्ण उन्मूलन एकदम से सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, जी ठीक है भैया। बॉम्बे और मद्रास कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित थे, ये तो छीन लिया गया था प्रांतों से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका गलत नहीं, सही है। अभी शक्ति से वंचित थे मतलब छीन लिया गया था पहले ही, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त कर लिया? एसएससी सीपीओ 2024, 2025 का सीपीओ कौन कौन देने वाले हैं एक बार थम्स अप करो। 2025 के सारे एग्जाम देने एसएससी के, सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, आपका साथी, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हो, जेएससी हो, जो भी एग्जाम आप मतलब आप एलिजिबल हो उस एग्जाम को देना। पहले ड्रा मत करो एग्जाम से उसको देख के कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, एफर्ट्स तो लगाओ तब पता चलेगा। तो किस देश के साथ में व्यापार? चाइना के साथ व्यापार था, चाइना के साथ। निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक 1813, बिहार पुलिस एसआई। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित कर दिया गया? 1833, 1843। डीएसएसबी जूनियर सेक्रेटरिएट, अच्छी परीक्षा का अच्छा प्रश्न, दोनों ही विकल्प में दिए गए हैं, बताओ जी क्या चुनोगे? मैंने कहा जब तक अधिनियम का नाम ना आ जाए, अधिनियम का नाम ना आ जाए, ठीक है। अगर एक्ट दे तभी 1833 का एक्ट से इसको किया गया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन में कहीं भी एक्ट नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ष आपका, तो क्या बोलेंगे? एलन ब्रो के टाइम पर, एलन ब्रो के टाइम पर उसको अवैध घोषित किया गया। रिक्त स्थान ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उसके सेपरेट कर दिए गए, किससे? आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन से। जैसा कि हमारे यहाँ आज भी कार्यपालिका कार्य अलग है, विधायिका के अलग है। ये किया गया 1853 के एक्ट से, ठीक है। अंतिम चार्टर अधिनियम से इसको किया गया था। आप साथियों का स्कोर क्या रहा? टॉपिक आपने कितने ध्यान से पढ़ा था? क्वेश्चन आप बना पाए नहीं बना पाए? क्लास आपकी कैसी रही? आपके 2 शब्द हमेशा अमूल्य रहेंगे, क्योंकि साथी हमको कई बार चीज़ों को ना बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलना है। आप इतनी चीज़ें देख लेना कि अगर आप ये सोचोगे ना कि दोस्त कि भैया कुछ हवाबाजी में पढ़ाई हो जाए, तो हवाबाजी में आप पढ़ाई तो कर लोगे लेकिन बार बार चूकते रहोगे, कभी अंकों से चूक जाओगे, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से। अगर आपने उसको अच्छे से डिसाइड कर लिया ना, तो मैं ये कहता हूँ कि 2 और 4 नंबर से चूकना क्यों है? मेरिट से बहुत आगे के नंबर क्यों नहीं बनाते? मेरिट से बहुत आगे के नंबर भी तो स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। सबके किनारे पे मेरिट पे थोड़ी नंबर रहते हैं, सब रह थोड़ी ना जाते हैं। बहुत से टॉप भी तो करते हैं। टॉप करने के रीजंस क्या होते हैं? तो टॉप करने का शॉर्टकट नहीं होता, टॉप करने का मतलब ही होता है कि आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक। हाँ, और मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे आपका मंडे टू फ्राइडे, उसका सैटरडे आप सब लोगों को एक टेस्ट देना है। सैटरडे आप कल टेस्ट देना, RWA SSC, SSC पे ना, ठीक है ना। RWA एप्लीकेशन में जाएंगे, RWA एप्लीकेशन में आप सब जानते हैं उसमें क्विज सेक्शन में जाना है। क्विज सेक्शन में जाएंगे, क्विज में किस नाम से आएगा? फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी कि SSC नायक फाउंडेशन उसमें आ जाएगा। और फाउंडेशन में जाके जो क्लास का टाइम है, 1 बजे क्लास का टाइम है ना, तो 1 बजे ही आपको क्विज मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलने वाले भाई, कितने क्वेश्चन बताओ? 40 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होंगे ये 40 क्वेश्चन। प्लीज हमेशा जब भी टॉपिक पढ़ते रहो, मंडे टू फ्राइडे उसका रिवीजन जरूर करते रहना। मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ, ये एफर्ट्स लगा सकता हूँ। क्लास में मैं आपकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, चीज़ों को आपको समझा सकता हूँ, आपके लिए अलग से मैं कुछ प्रोवाइड करा सकता हूँ, और साथ ही आप लोगों के लिए कामनाएं कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ। इतना आपके लिए मैं कर सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें जीवन में आपको खुद अपने लिए करनी होंगी, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। सैल्यूट टू ऑल, थैंक यू।